नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राम के नाम पर अब वोटों की सियासत शुरू हो चुकी है। ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन सागर में ये पहला मामला नजर आ रहा है। सागर उपचुनाव से पहले यहां पर रामशिला यात्रा निकाली जा रही है। आज से सुर्खी के गांव से ये रामशिला यात्रा शुरू होगी। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत इसका पूजन करेंगे। सागर में 10:30 बजे रामशिला पूजन किया जाएगा। रामशिला यात्रा के लिए 5 रथ तैयार किए गए हैं। यात्रा के बाद रामशिलाएं अयोध्या पहुंचाई जाएंगी। तो रामशिला के जरिए अब उपचुनाव में वोटरों को साधने की सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्णांक है, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव पूर्णांक है और इस उपचुनाव में राम भक्तों को कैसे साधा जाए उसकी कवायद होती हुई दिखाई दे रही है। इसी कोशिश में ये रामशिला यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा के जरिए प्रत्येक घर तक पहुंचा जाएगा और लोगों तक इस 5 रथों में शिलाओं को रखकर प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाएगा और वहां पर इनका विशेष पूजन लोगों के द्वारा किया जाएगा। फिर ये शिलाएं अयोध्या पहुंचाई जाएंगी। इस तरह की व्यवस्था यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है और आज इसका पूजन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत करने वाले हैं और वे सबसे पहले इन राम शिलाओं का पूजन करेंगे और फिर ये शिलाएं पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करेंगी और उसके बाद फिर अयोध्या के लिए रवाना होंगी। अब देखना यह है कि आखिर इस रामशिला यात्रा से क्या विधानसभा में रुख परिवर्तन होता है, क्या इसका कोई राजनीतिक लाभ मिलता है या फिर यह धार्मिक कार्यक्रम अपने आप में और महत्वपूर्ण हो जाता है। देखना होगा कि आखिर इसके असर क्या नजर आते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि राम मंदिर के निर्माण से पहले ही मध्य प्रदेश में राम नाम की लूट कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब देखना यही है कि कौन कितना लूटता है और किसे इसका फायदा पहुंचता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस राम नाम की लूट का क्या फायदा मिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव से पहले राम नाम और राम मंदिर को लेकर अलावा राम राज्य के मुद्दे को लेकर भी जोर शोर के साथ बीजेपी और कांग्रेस जो है श्रेय लेने की होड़ में नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि अब सागर के सुर्खी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसी कारण से वहां से अब शिला यात्रा शुरू करने की तैयारी में, यानी कि जो शिलाएं हैं उनका पूजन करके उनको अयोध्या भेजा जाएगा। लेकिन जो मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत वो इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि सुर्खी में उपचुनाव होना है और ऐसे में राम के नाम पर होड़ लेने की एक जो होड़ मची हुई है वो अब दिखती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुर्खी से ये यात्रा का शुभारंभ होगा जो कि अयोध्या तक जाएगा और इस यात्रा के दौरान बड़े आयोजन भी किए जाएंगे। एक रथ को तैयार किया गया है जिस पर सवार करके इन शिलाओं को अयोध्या के लिए भेजा जाएगा। अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना है और उसमें इन शिलाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक सागर की जनता को संदेश देने की कोशिश में गोविंद सिंह राजपूत नजर आ रहे हैं ताकि उपचुनाव के दौरान भी फायदा लिया जा सके। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि इस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। अब ये राजनीति रंग कितना और असर दिखाएगा? बिल्कुल, देखिए चाहे राम के प्रति आस्था जताने का मामला हो, राम मंदिर निर्माण का मामला हो या फिर कृष्ण भक्ति दिखाने का मामला हो, इन तमाम आस्थाओं के प्रति अपनी भाव भक्ति को जगाने की कोशिश में इन दिनों नेता नजर आ रहे हैं और भोपाल से लेकर प्रदेश भर में इसी तरीके के नजारे देखने को मिल रहे हैं और यही कारण है कि अब सागर में एक तरीके से इसको बताया यही जा रहा है कि जो राम के प्रति आस्था है और अयोध्या निर्माण को लेकर जो लोगों की भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए इन शिलाओं
को सागर से अयोध्या भेजा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे मतलब साफ है, क्योंकि सागर में उपचुनाव होना है और ऐसे में सियासी दल हो या फिर राजनेता हो, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते जिससे बड़े वोट बैंक को साधा जा सके। और यही कारण है कि गोविंद सिंह राजपूत भी इन शिलाओं के जरिए, शिला यात्रा के जरिए एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन अनुराग, इससे इतर एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि मनस्थिति क्या इस तरह की यात्राएं आम मतदाता की बदल पाएगा, क्योंकि ये जो उपचुनाव को ना ये कई मसलों पर लड़ा जाना है, कई बिंदुओं पर लड़ा जाना है। कांग्रेस इसमें गद्दार का मसला लेकर के मैदान में उतर रखी है, बीजेपी इसमें इस बात को स्पष्ट कर रखी है कि आपके विधानसभा के मसलों को सुना नहीं जाता था, उन्हें पूरा नहीं किया जाता था। उन सब के बीच अगर ये धार्मिक तड़का लग भी रहा है तो क्या इसका असर कोई नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल हर बार ये कहा जाता है कि राजनीति को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिना धर्म के इस्तेमाल किए या धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किए बिना चुनाव होते हुए नजर नहीं आते हैं। और यही कारण है कि इस तरीके का आयोजन अक्सर उस समय ज्यादा नजर आते हैं जब चुनाव या उपचुनाव के हालात होते हैं। चलिए अनुराग, साथ में रखे, हमारे साथ रचित जुड़ गए हैं, उनसे स्थानीय वोट बैंक को समझते हैं। रचित, स्थानीय स्तर पर वोट बैंक किस तरह का है? क्या ये जो राम शिला यात्रा निकलने वाली है, इसका उस वोट बैंक पर कोई असर नजर आएगा और वो वोट बैंक क्या चुनाव परिणाम को परिवर्तित कर पाएगा? जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का इलाका है वो अधिकांश ग्रामीण इलाका है, जिसमें राम के नाम पर लोगों की आस्था है और आस्था को लेकर अब बीजेपी एक प्रकार से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर आज से बीजेपी रामशिला यात्रा की शुरुआत सुर्खी विधानसभा में कर रही है। अगर देखा जाए तो अगर रामशिला यात्रा है जो वो पूरे जिले में निकाली जानी थी, लेकिन ये सिर्फ सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही है, तो इसे उपचुनाव में समर्थन जुटाने की एक प्रकार से बीजेपी कोशिश कर रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पीडीएस के अनाज पर सवाल उठ रखे हैं। राशन दुकानों में जो घटिया क्वालिटी का चावल बांटा जा रहा है, लोगों के बीच बांटे गए पोल्ट्री ग्रेड की चावल केंद्र सरकार की टीम ने वेयर हाउस से सैंपल लिए थे। बालाघाट और मंडला वेयर हाउस से सैंपल लिए गए थे। दिल्ली की लैब में इसकी जांच कराई गई थी। लैब की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को अब रिपोर्ट भेजी है। तो वहीं इस पर सियासत भी छिड़ चुकी है। घटिया चावल देने पर सियासत छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। घटिया चावल देने की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पीडीएस के अनाज पर सवाल उठे हैं। राशन दुकानों में घटिया क्वालिटी का चावल बांटा जा रहा है। लोगों के बीच बांटे गए क्वालिटी ग्रेड का जो चावल बांटा गया है, केंद्र सरकार की टीम ने वेयर हाउस के लिए ये सैंपल लिए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये कब का मामला है? कब सैंपल लिए गए थे और कब से कब तक ये चावल इस तरह से बांटा गया घटिया क्वालिटी का? देखिए, जुलाई में इसके सैंपल लिए गए थे। कुछ वेयर हाउस और राशन दुकानों से केंद्र की टीम ने सैंपल लिए थे और उसके बाद दिल्ली में इसको टेस्ट के लिए भेजा था। जुलाई में ये पूरे सैंपल लिए जाने की बात निकल कर आ रही है, जिसकी रिपोर्ट अब जाकर केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजी। और जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि न सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो अनाज बांटा जा रहा था, जबकि जो वेयर हाउस में अनाज रखा हुआ था, खासतौर पर जो चावल रखा हुआ था, वो घटिया क्वालिटी का निकला है। यानी कि उसको
आदमियों के, इंसानों के खाने के योग्य नहीं पाया गया है और इसी का धड़ल्ले से वितरण इन 2 जिलों में किया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब रिपोर्ट सामने आई है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को रिपोर्ट लिखकर इस पर उचित कार्रवाई करने को भी कहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा है कि जो अनाज पशुओं के खाने के लायक था उसको इंसानों को बांटा गया और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। चलिए अनुराग, जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, प्रतिक्रियाएं किस तरह की निकलकर सामने आई है। एक पत्र ने मध्य प्रदेश सरकार का क्रूर, काला और एक अमानवीय चेहरा उजागर किया है। पत्र में ये बताया गया है कि कोरोना के दौरान कोविड की इस महान त्रासदी में मध्य प्रदेश के नागरिकों को, गरीबों को जो चावल बांटा गया है वो चावल पशुओं को खिलाने के योग्य था। वो पोल्ट्री क्वालिटी का चावल था जो आम जनता को संप्रदाय किया गया और उनकी मजबूरी का, जो आज भूख से तड़पते हुए लोग थे, जो गरीब थे, जिनके पास राशन नहीं था, उस राशन को, इस क्वालिटी का, इस गुणवत्ता का राशन उनको बांटा गया। इस पर आक्षेप किया है केंद्र सरकार की लैब ने और ये मध्य प्रदेश की सरकार का एक क्रूर चेहरा है। इसकी जांच होनी चाहिए पूर्णता से और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। इससे ज्यादा घिनौना कुछ नहीं हो सकता कि जब हमारे 7.5 करोड़ लोग एक त्रासदी में फंसे हुए थे, हम उन्हें जानवरों को खाने योग्य खाना दे रहे थे। और इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आखिर क्या लग रहा है, कहां कमी रह गई जो इस तरह से अब घटिया क्वालिटी का चावल आम लोगों को दिया गया था, उसके बाद फिर यह मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है? पिछले 5 महीने से अव्यवस्था का आलम है। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर ये मुद्दे उठाए। पहले 10 किलो की बोरियों में 8-8 किलो अनाज वितरित किया गया। उसके बाद जो राशन में बांटा गया, ये तो अभी केवल चावल की रिपोर्ट है। अभी आने वाले समय में गेहूं की रिपोर्ट आएगी तो उसकी स्थिति इससे भी बदतर है। मध्य प्रदेश में पूरी तरह भ्रष्टाचार का आलम है। मिली भगत करके खाना पूर्ति की जा रही है। जो चावल जानवरों के खाने लायक भी नहीं है वो गरीबों को बांटा जा रहा है। अजय जी, फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब ये सब चल रहा है तो क्या विपक्षी दल होने के नाते आप लोग इस सब चीजों को देख नहीं पा रहे हैं? जब रिपोर्ट आती है तब आपकी प्रतिक्रिया आती है। इसको तो पहले ही अगर आप लोग मुद्दा बनाकर उठाएं तो शायद ये चीज उन गरीबों को भुगतनी ना पड़े। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका मजबूती से उठा रही है। जिस समय ग्वालियर में 10 किलो की बोरियों में 8 किलो अनाज निकल रहे थे, आटा निकल रहे थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा ही ये मुद्दा उठाया गया था और हमारी मांग के बाद ही इस मामले पे जांच की गई थी। और जिस तरह की खराब क्वालिटी का राशन बांटा जा रहा है, इसके लिए भी हमारे समस्त जिलों में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद है कि अब इस तरह से और अगर आपके मुद्दे उठेंगे तो शायद ये समस्याएं अब सुलझती नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए अब आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। गृह मंत्री इस वक्त मीडिया से चर्चा कर रहे हैं है, पर मेरे ख्याल से कि ये जानबूझ के वायरल कर देते होंगे जिससे ये फीडबैक आ सके, क्योंकि आज कार्यकर्ता ग्रॉस रूट पे कांग्रेस का बचा नहीं है तो फीडबैक आ ही नहीं पा रहा है। हो सकता है कि वो सूची प्रत्याशियों की भी नहीं हो, घोषित प्रत्याशियों की नहीं हो, पर संभावितों की तो है। नहीं तो जब फाइनल आएगी तब देख लेना आप, इन्हीं में से नाम होंगे। आप स्वयं भी देखना, मैं भी देखूंगा, इससे इतर नाम नहीं हो सकते। लेकिन खैर उनका मामला है, वो किसे दें न दें, लेकिन ये तय है कि उनके पास में व्यक्ति बचे नहीं है टिकट के लिए। सर कह रहे हैं कि 15 सीटों पर लगभग एक सिंगल नाम कांग्रेस ने तय कर लिया है, पूरी तैयारी। उन्हीं ने खंडन कर दिया, कहने से क्या होता है। उनने कह दिया कि ये सूची नहीं है, वो कहते कि यही है, हम मान लेते, उनने कहा नहीं है तो हमने ये भी मान लिया। सर ग्वालियर चंबल अंचल में सर गुजरात और पंजाब के कांग्रेस नेता आएंगे, सौंदर्य बिठा लेंगे, भगदड़ जो मची हुई है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बाहर के ही आएंगे, उनके पास वहाँ नहीं बचे नेता।
यही मैं कह रहा हूं, यही आप पूछ रहे हो। कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में अस्ताचल की ओर है उनका सूरज। सर रविवार के लॉकडाउन को लेकर कोई संशय? मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई संशय नहीं है। आदेश जारी हुआ कि निरस्त कर दिया। मैंने पूछा नहीं, अभी पूछ के 2 मिनट बता देता हूँ। मैं अभी दिल्ली से आया। सीरो लैब भी यहाँ पर खोलने की कवायद, सीरो लैब जैसे दिल्ली में सीरो लैब, जिससे कि पेशेंट की जांच हो सके। सर मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में भी जारी होने वाला है। कवायद तो शुरू है, परिणाम कब आता है प्रतीक्षा करें। सर कमलनाथ का दावा है कि बीजेपी केवल 4 सीटें जीतेगी, जैसा कि उन्होंने लोकसभा में एक दावा किया था कि 23। अगर वो ऐसा दावा नहीं करेंगे तो बचे हुए भग जाएंगे। उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि हम 23 सीटें जीतेंगे, जीते क्या? उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम 2/3 बहुमत लाएंगे। एक बोले थे उनके कि 145 आ रही हैं, 165 आ रही हैं। आई क्या? बहुमत ही नहीं आ पाया। सर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कोरोना काल में जो लोगों को चावल बंटे गए, राशन बंटाए, घटिया क्वालिटी। देखो, कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं है। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। इतनी भयावह बाढ़ में इस कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आपने प्रदेश में बाढ़ के हालात में गरीब के बीच, किसान के बीच देखा क्या? देखा हो तो आप बताओ। आप ही सब विजुअल फुटेज चला के हमको बताते हो, आप ही बता दो। अब ये बाढ़ तो वर्तमान में तो अब उतर रही है ना। इन 3 दिन के अंदर, इन 7 दिन के अंदर जब से भयावहता आई थी, किसान का नुकसान हो गया, गरीब का नुकसान हो गया, मार पे मार लगातार आ रही है प्रदेश पर कोई भी पत्नी की घड़ी में नहीं जाता है। हमको गाली दे के वोट मांगना चाहते हैं, कभी जनता की सेवा करके भी वोट मांगो मेरे कांग्रेसी भाइयों। पता नहीं उसमें कौन के देखो, वो कविता लिख रहे हैं पिताजी के लिए, पिताजी लिख रहे हैं बेटे जी के लिए, वो एक दूसरे की तारीफ करें, हमें बुराई नहीं है। जब कोई बाहर का नहीं करेगा तो घर में आपस में कर लें। लेकिन वो दमन को हम समझ नहीं पाए, किसका दमन हो गया? क्या दिल की बात जुबान पे आई? सर अंडा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे दिए जाने की बात कही है, क्योंकि अंडे में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है। लेकिन अब इसी अंडे पर सियासत शुरू हो चुकी है। कमलनाथ सरकार में भी तमाम चर्चाएं हुई थी, तब कहीं इसका समर्थन सामने आया था तो कहीं विरोध। अब शिवराज सरकार में फिर से कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को उठाने की बात कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने की है। इमरती देवी ने कहा है कि जो बच्चे ज्यादा कुपोषित हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्हें अंडे दिए जाएंगे। आपको बता दें कि जब कमलनाथ सरकार में मंत्री रहते हुए इमरती देवी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा बांटे जाने की बात कही थी, तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि हम सरकारी तौर पर अंडा बांटे जाने का विरोध करते हैं। अंडे पर सियासत शुरू हो चुकी है। डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों के लिए, चाहे गर्भवती महिला हो, उसके लिए अंडा बहुत पोषित होता है, तो चला जाता। लेकिन कुछ विरोध हुआ, लेकिन ये नहीं कहती कि मैं सारे बच्चों को अंडा दूंगी। जो बच्चा अगर अंडा घर में उनका खाता होगा, उस बच्चे को अंडा दूंगी। वो जो नहीं खाते होंगे उसको फल दूंगी, केला दूंगी, सेव दूंगी, लेकिन फिर भी चलाऊंगी, करूंगी मैं। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से है। दिग्विजय अब बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। कुलार थाने में वे एफआईआर दर्ज कराएंगे, इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दीवार गिरने से एक युवक की मौत हुई थी। घटिया निर्माण के खिलाफ अब वो कार्रवाई की मांग एफआईआर के जरिए करते नजर आएंगे। खबर गुना से तेल से भरा हुआ ट्रक पलट गया है। स्थानीय लोगों में तेल लूटने की होड़ मची हुई है। ट्रक में कुकिंग ऑयल लदा हुआ था। NH-46 पर अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलटा है। रुठिया गुना मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जिसके बाद अब यहां पर लूट मची हुई है। हालांकि हादसे में ड्राइवर घायल हुआ है।
धरनाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुकिंग ऑयल यहां पर इस ट्रक में भरा हुआ था, जो हादसे का शिकार होने के बाद पलटा और अब यहां पर लूट मची हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है, किसी के हाथ में बड़ा कुप्पा है तो किसी के हाथ में पानी की बोतल नजर आ रही होगी। जितना मिल जाए उतना ही सही, लेकिन मुफ्त में जो मिले वो ये ले जाने को तैयार है। ये कोई नहीं देख रहा है कि ड्राइवर घायल हो गया है, उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए। किसका सामान होगा, कहां पहुंचाया जा रहा होगा, कितना नुकसान उसे होगा, इसकी कोई सोचने समझने वाला नहीं है। लेकिन लूट है, मची हुई है। अब लूट सके तो लूट, जो जितना बन रहा है वो उतना ले जाता हुआ नजर आ रहा है। खबर इंदौर से। शिवसेना के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तेजाजी नगर थाना इलाके में बदमाशों ने गोली मारी है। उमरी खेड़ी गांव के ढाबा संचालक हैं रमेश साहू। पुरानी रंजिश या फिर लूट की नीयत से यह हत्या की गई है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो आखिर वजह क्या हो सकती है, कारण क्या हो सकता है हत्या का, यह अब पुलिस जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन दो महत्वपूर्ण एंगल है, या तो लूट की वजह से हत्या किया जाना बताया जा सकता है कि या फिर कोई पुरानी रंजिश को जिसकी वजह से यह हत्या की गई हो। तो इन दोनों एंगलों पर विस्तार से जांच पड़ताल अब पुलिस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन नेता होने के साथ साथ ढाबा संचालक भी ये थे, इनका ढाबा चलता था और हर एंगल से हर स्तर पर जांच पड़ताल अब तेज की जा चुकी है। धमतरी में हवन के दौरान नारियल में गणेश जैसी आकृति दिखाई दी, जिसके बाद लोगों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना शुरू कर दी। नारियल में गणेश जी की आकृति निकलने की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जुटने लगी। यह वाकया उस वक्त हुआ जब हवन के बाद प्रसाद के लिए नारियल छीलने का काम चल रहा था। इसी दौरान नारियल पर गणेश जी की आकृति नजर आई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि कई इसे सामान्य मान सकते हैं, लेकिन जो भक्त हैं, और चूंकि हवन पूजन चल रहा था, अनंत चतुर्दशी का मौका था, तो फिर भक्तों ने इसे अपनी आस्था से जोड़कर देखा और इसमें भगवान गणेश की आकृति उन्हें नजर आई और उसके बाद फिर विशेष पूजा अर्चना यहां पर शुरू हो गई।